हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह लाइट को पढ़ रहे होंगे। हम लोगों ने लाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया, जिसमें शैडोज़, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने शुरू किया रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन में बहुत सारी बातें करने के बाद फिर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा, और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में और डिस्पर्शन स्कैटरिंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। टॉपिक लिखें रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या है? प्रिज्म बेसिकली जैसे आप देखें कि ये आपका ट्रायंगल है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, और एक ट्रायंगल यहाँ पे अगर हम ले लें, इसको क्लोज्ड कर दें, तो क्या होंगे? 3 आपके रेक्टेंगुलर सरफेसेस हो जाएंगे और 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस हो जाएंगे। जैसे मैं बात करूँ इस कॉपी की, तो इसको ऐसे खोल दें, ये 2 हमारे यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल है, इस पूरे का क्लोज करते हैं तो क्या तैयार हो जाएगा? प्रिज्म। इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ट्रायंगल्स को अगर हम 2 ट्रायंगल्स को क्लोज कर दें, 2 सेम ट्रायंगल्स को क्लोज कर दें, तो वो जो फिगर बनेगा उसको बोलते हैं प्रिज्म। जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर यहाँ है, एक स्क्वायर यहाँ है, उसके बाद दोनों को मिला दें तो ये स्क्वायर प्रिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्रिज्म। ये 3D फिगर है, बट हम लोग जो बात करेंगे वो ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करेंगे। कौन सा प्रिज्म? ट्रायंगुलर प्रिज्म। याद रहे कौन सा प्रिज्म, और ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए। तो हम लोग जो ऑप्टिकल प्रिज्म की बात कर रहे हैं वो ट्रायंगुलर प्रिज्म और ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ हो, तो इस तरह का होगा, और ये पूरा क्लोज्ड होगा, ग्लास का बना हुआ है। इधर से आएगा, ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस देख रहे हैं, ये सरफेस आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मतलब रिफ्रैक्टिंग बाउंड्री होगा। एयर से या वैक्यूम से लाइट किस में जाएगी? लाइट मटेरियल में जाएगी। कौन मटेरियल? ग्लास में जाएगी। फिर ग्लास से किस में आएगी? ग्लास से बाहर आएगी। ठीक है, मतलब वैक्यूम या एयर में। तो हम लोग जो ये बना रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारा इम्पॉर्टेंट बात वो ये होगी, जैसे मैं एक प्रिज्म बनाया, तो ये प्रिज्म बेसिकली क्या, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये पूरा मिला देने से, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल होता, इनके कॉर्नर्स को मिला के एक पूरे सरफेसेस को क्या कर देते, अंदर को पूरा क्लोज्ड कर देते। क्या कर देते? क्लोज्ड, और पूरा ग्लास ही भर देते, तो वो क्या बन जाएगा? ऑप्टिकल प्रिज्म बन जाएगा। तो ऑप्टिकल प्रिज्म इज बेसिकली, तो आप जो ये देख रहे हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये क्या है हमारा? ये पूरा का पूरा देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर सरफेस होगा। ये एक्चुअली आपको जो साइड दिख रहा है, ये क्या है बताइए? रेक्टेंगुलर सरफेस। ये भी क्या है? रेक्टेंगुलर सरफेस। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल है और यहाँ पे ट्रायंगल है, तो ये वाला चूंकि यहीं से दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर सरफेस है। लाइट जो आके टकराएगी वो किसको टकराएगी? रेक्टेंगुलर सरफेस को। ठीक है, जो रेक्टेंगुलर सरफेसेस के बीच का जो ये एंगल है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये बातें आप लिख लें मोटे मोटे। ये 3D है, किससे बना हुआ है? 2 ट्रायंगल्स से, 2 ट्रायंगल से। अभी जो हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं वो ऑप्टिकल प्रिज्म। ऑप्टिकल प्रिज्म में हम ट्रायंगुलर प्रिज्म लेते हैं, 2 ट्रायंगल्स को मिला देते हैं और अंदर पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट मटेरियल भर देते हैं। हम लोग अक्सर ग्लास लेते हैं। ओके, तो ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये बेसिकली क्या है? रेक्टेंगुलर सरफेस है। तो रेक्टेंगुलर सरफेसेस आपस में एंगल बनाते हैं, मतलब पैरेलल नहीं होते हैं। अगर पैरेलल हो जाए तो वो स्लैब हो जाएगा। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्रिज्म की बात। प्रिज्म में रेक्टेंगुलर सरफेसेस आर नॉट पैरेलल, आर नॉट पैरेलल, दे मेक सम एंगल विच इज नॉट ऑफ 0 डिग्री। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप उतार लें। तो हम जो ट्रायंगल बनाएंगे, बेसिकली ट्रायंगल नहीं है, वो ट्रायंगुलर प्रिज्म है। वो ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो ये हमने ट्रायंगल लिया, लेकिन ये बेसिकली प्रिज्म है। ये रेक्टेंगुलर सरफेस है। लाइट आके क्या करेगी? इंसिडेंट करेगी। किस पे? सरफेस पे। लाइट आके इंसिडेंट करेगी तो जाना किधर चाहिए था? सीधे जाना चाहिए था। तो हमको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? ये आपका नॉर्मल है। ये एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री। दिस इज नॉर्मल।
ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। कौन सा रे है ये? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हमने I1 माना। क्या माना? I1। अब ये चूंकि एयर से, मानते हैं एयर से किस में जा रहा है? ग्लास में। तो एयर से ग्लास में जाएगा, जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। नॉर्मल की तरफ झुक गया, नॉर्मल की तरफ झुक गया, ठीक है ना। ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया। बट इस सरफेस के लिए क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। अब अगर आप देखें तो नॉर्मल है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या ड्रॉ करने की ज़रूरत है? नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट करेगी। तो यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया? नॉर्मल। तो ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। अब क्या होगा? ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब ये क्या होगा बताइए? ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर भागेगा, तो कुछ यूँ होगा। जाना सीधे चाहिए था बट ये नॉर्मल से दूर भागेगा। ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे इसको हम I2 मानेंगे अभी, वैसे कोई नाम भी दे सकते। ई लिखे हैं, वैसे I2 लिखा हमने। एंगल ऑफ इमरजेंस भी बोलते हैं, या कहीं कहीं ई लिखते हैं। ये इज एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। और I1 को हमने I लिख दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, इसको हमने R1 मान लिया। कुछ भी लिख दें आप, इसको हमने R2 मान लिया, ठीक है। R1 है, R2 है, मैं लिख दे रहा हूँ R1 R2 मान लिया, ठीक। अब आप ध्यान से अगर देखें, ये I है, ये टोटल I है। ध्यान से देखेंगे, अगर इसको जूम करके अगर देखें ये वाला पोर्शन को, तो आप देखेंगे कुछ ऐसा है, ठीक है। ये I है और ये भी टोटल क्या होगा? I होगा। ये ऐसे गया तो ये कितना हो जाएगा? I से R1 निकल जाएगा। तो ये वाला जो आपका, इसको थोड़ा मैं और प्रोड्यूस कराता हूँ। ये सीधे जाना चाहिए था बट ये ऐसे गया, दैट इज डेविएट हुआ। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। दिस कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये I, इसको मैंने जूम करके बताया, ये I है तो ये भी I है। तो ये वाला जो होगा, ये वाला, ये क्या हो जाएगा? ये टोटल हमारा R1 है तो I से R1 हट जाएगा तो क्या हुआ? I माइनस R1, ठीक है। तो ये जो बात हुई ये वाली, ये क्या हो गई? I माइनस R1, ठीक। ये बात आपको समझ आ गई। अब उसके बाद यहाँ वाली बात अगर देखें, ये वाले को अगर हम जूम करके बाहर करें, ठीक है, यहाँ देखें तो ये क्या है? इस तरह का ही कुछ है। ये आपका टोटल क्या है? ई, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये भी क्या होगा? एंगल ऑफ इमरजेंस। इसको अगर हम देखें तो ये वाला है R2। ये कितना है बताइए? R2। ये है छोटा सा R2। तो ये जो बचा, ये क्या बचा? E माइनस R2। क्या बचा? E माइनस R2। तो ये क्या हो जाएगा? ये E है पूरा, तो ये भी पूरा E है। ये जो बचा, ये क्या बचा? E माइनस R2। तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ E माइनस R2। कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सी बात है। अब वो जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इसको मैंने क्या मान लिया? ये तो आपका डेविएशन है, ये वाला। ये आपका क्या मान लिया मैंने? थीटा। क्या मान लिया? थीटा। तो अब देखें, इतना उतार लें, बहुत सिंपल है। ये गया इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 माना। ये नॉर्मल के साथ एंगल जो बनाया उसको हमने R2 माना। और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया इसको हमने E माना, एंगल ऑफ इमरजेंस। जो लास्ट में जो निकलता है इसको इमरजेंट रे बोलते हैं। बस IR मैंने नाम दिया, आप रिफ्रैक्शन सोच के ना सोचें। बस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया I माना, इसको R1 माना, इसको R2 माना, इसको E माना। उसके बाद हमने तो बहुत सारी बातें कर दिया। आई थिंक समझ आ रहा होगा। सिंपल सी बात है, कुछ है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें, एक ट्रायंगल है ये वाला, इसको अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ ऐसे बढ़ा, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हमने D लिखा है। और ये जो आया वो आया I माइनस R1, ये है I माइनस R1। और ये है आपका E माइनस R2। आप याद रखें कि जो एक्सटेरियर एंगल्स होता है वो
उसको छोड़कर वो वाला जो इंटीरियर एंगल्स है, दो जो और इंटीरियर एंगल्स है उनके समेशन के बराबर होता है। दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन होगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। इसका बहुत आसान प्रूफ है, समझा दूंगा अगर समझना है, समझाने बोलिएगा तो, अगर समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर मुझे समझा दें, तो उसको मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा I प्लस E माइनस कॉमन ले लिए R1 प्लस R2, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। बहुत सिंपल है। D बराबर मैंने क्या किया, जो एक्सटेरियर एंगल है वो दो इंटीरियर एंगल्स के समेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो D बराबर क्या हो गया I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, दैट इज I प्लस E माइनस कॉमन ले लिया R1 प्लस R2। आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। आप करें नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। इस फिगर को मैं दोबारा एक बार रफ फिर बता दूंगा, आप चिंता न करें, बड़ा करके। ठीक है, अब अगर देखें ये वाला ट्रेन, ये इस पूरे को, तो यहाँ मैं बना रहा हूँ ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। ये एंगल ए और ये एंगल थीटा, तो ये दोनों मिलके 180, टोटल कितना होता है 360। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूँ, ए प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का समेशन 360 डिग्री होता है। 90 90 180, उस पर जाएगा तो माइनस 180, ए प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और हमने क्या जाना, ये जो ट्रायंगल है R1 R2 और थीटा, R1 प्लस R2 प्लस थीटा, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री। इन दोनों को देखें तो दोनों तरफ 180 सेम है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। दैट इज ए प्लस थीटा बराबर R1 प्लस R2 प्लस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल हो गया, तो ये दिया ए बराबर R1 प्लस R2। तो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है R1 प्लस R2। अगर इक्वेशन 1 को आप लेके आए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन बराबर I प्लस ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको बात समझ आई होगी, बहुत सिंपल सी बात है। नोट डाउन कर लें, उस फिगर को एक बार बड़ा करके मैं बता दूंगा और कैलकुलेशंस को आप ठीक से नोट डाउन कर लें। ओके, चलिए 1 2 3। अगर कॉपी नहीं किए होंगे तो आप क्या करें, पॉज करके आराम से उतार सकते हैं। अब इस फिगर को एक बार मैं करा दूंगा तो शायद आपको और क्लियर हो जाए, वैसे क्लियर तो हो ही जाना चाहिए था। ये आपका प्रिज्म है, ये ट्रायंगल नहीं है, ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये रेक्टेंगुलर सरफेस है। लाइट आती है, ये कौन सा रे है बताइए, इंसिडेंट रे। यहाँ पे क्या लेना है हमें, नॉर्मल लेना है, ये आपका नॉर्मल है। ये नॉर्मल जो एंगल बनाता है इसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सीधे न जाके क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाए, सॉरी नॉर्मल के नज़दीक आएगा। एयर से किस में आ रहा है, ग्लास में, नज़दीक आया तो क्या होगा, ये जो एंगल बनाया इसको हमने क्या बोला, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया इसको हमने R1 लिया। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या ड्रॉ करने की ज़रूरत है बताइए, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल से दूर जाएगा कि नज़दीक जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, जो ग्लास से किस में जा रहा है, एयर में, नॉर्मल से दूर जाएगा। तो ये एक कहानी है प्रिज्म की, ये जाना चाहिए था इधर और जा रहा है इधर। ठीक है ना, ये जो डेविएट हुआ इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये पूरा I है तो ये पूरा I है, तो ये कितना होगा I माइनस R1। इसको मैंने बोला एंगल ऑफ इमरजेंस E, ये E है तो ये पूरा क्या होगा, E होगा। ये हमने मान लिया, इसके साथ जो एंगल बना इसको हमने R2 ले लिया। क्या ले लिया, R2। इसको आगे लेके गया, ये जो मिला यहाँ पे एंगल हमने थीटा लिया। क्या लिया, ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ए और थीटा मिलके क्या होगा 180 डिग्री। ये R1 R2 प्लस थीटा 180 होगा। हमने प्रूफ करा दिया ए बराबर R1 प्लस R2 होता है। ये I माइनस R1, तो ये क्या होगा, ये पूरा E होता, तो ये E माइनस R2।
डी बराबर आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, मैंने एक्सटेरियर एंगल वाला जो फार्मूला है वो इस्तेमाल किया। ठीक है, उसके बाद आप समझ रहे होंगे। अगर एक्सटेरियर एंगल के बारे में समझना है तो देख लें, वो ये मानते हैं कि मैंने एक एक्सटेरियर एंगल लिया, ये एक्स है, वाई है और ये जेड, और ये मान लेते हैं ए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है 180 डिग्री, जेड प्लस ए भी कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, जेड जेड कैंसिल, एक्स प्लस वाई बराबर ए बराबर एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, घटा दें अगर तो ये दोनों बराबर करेंगे ना आप, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जेड प्लस ए, जेड जेड कैंसिल, ए बराबर एक्स प्लस वाई, ए बराबर एक्स प्लस वाई। ये आपका एक्सटेरियर एंगल वाला फार्मूला है। तो ये आप समझ रहे होंगे, थोड़ा बड़ा करके मैंने जूम करके बता दिया, आप देख लें। डी बराबर हमने क्या लिखा था, आई माइनस आर वन, डी बराबर आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, ये नहीं लिखा था, आई प्लस ई माइनस हमने ले लिया आर वन प्लस आर टू। ठीक है, उसके बाद तो फिर हमने ए और थीटा, ये दोनों, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ए और थीटा मिलके कितना होगा 180 डिग्री, दैट इज ए प्लस थीटा बराबर 180, और आर वन प्लस आर टू प्लस थीटा भी कितना 180, तो ये 180 सेम, तो ये दोनों सेम होगा, ए प्लस थीटा बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, तो ए बराबर आर वन प्लस आर टू, तो यहाँ पे हमने ए पुट कर दिया, दैट इज आई प्लस ई माइनस एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला। ठीक, आई थिंक कि आपको और बेहतर तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज यूजिंग डिफरेंट प्रिज्म, सॉरी रोटेशन ऑफ लाइट रेज, लाइट रे कैसे कैसे रोटेट करता है उसके बारे में हम समझेंगे प्रिज्म का इस्तेमाल करके। मिटाओ 1 2 3। ठीक है, रोटेशन ऑफ लाइट रेज यूजिंग प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म का इस्तेमाल करके हम अभी प्रिज्म ले रहे हैं, राइट एंगल्ड प्रिज्म ले रहे हैं, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। ये 90 डिग्री, ये कितना 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। ये हमारा रेक्टेंगुलर सरफेस है, याद रखें, ये प्रिज्म है, ट्रायंगल नहीं है। अब लाइट जो आएगी, मान लेते हैं कि मैंने लाइट लेके आया, ठीक है, नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तो नॉर्मली चला जाएगा, बट स्पीड में कमी आएगी, ये सीधे चला गया। नॉर्मली जब भी इंसिडेंट करेगा नॉर्मली ही चली जाएगी। ठीक है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये 45 डिग्री 90 डिग्री, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा 45 डिग्री। यहाँ क्या ड्रॉ करने की ज़रूरत है, नॉर्मल, क्या ड्रॉ करने की ज़रूरत है 45, तो ये 90 टोटल है, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। और इसका क्रिटिकल एंगल 43 डिग्री के आसपास होता है। ये ग्लास है और ये आपका एयर है, ग्लास का क्रिटिकल एंगल 43 डिग्री के आसपास होता है। तो ये 43 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो अब ये ग्लास से एयर में ना जाके ग्लास से ग्लास में ही रहेगा, दैट इज रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया बताइए, टोटल इंटरनल, ये 45 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रिफ्रैक्शन ना होकर रिफ्लेक्शन होगा। आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जाके देखें, तो ये फिर नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है तो नॉर्मली चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना डिग्री का रोटेशन हो गया, लाइट रे ऐसे जा रही है, रोटेट हो गया ऐसे आगे, तो 90 डिग्री का रोटेशन हुआ। लाइट रे कितना रोटेट कर गई 90 डिग्री। तो बहुत इजी है। इसी में अगर हम ऐसा कर दें, यहाँ पे 90 डिग्री, अब लाइट रे इंसिडेंट करेगी, ठीक है, तो ये नॉर्मली इंसिडेंट करेगी तो नॉर्मली चली जाएगी। ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री, ये भी आइसोसेलेस प्रिज्म ही है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। अब क्या होगा, ये 45 डिग्री होगा, यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल, सेम कहानी, ये 45 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा बताइए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। किसकी वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि क्रिटिकल एंगल 43 डिग्री है, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए और लाइट डेंसर से रेयरर में आए, तो समझ जाइए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे 45 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, ये 45, तो ये कितना डिग्री 45, ये कितना 45, यहाँ पे फिर क्या ड्रॉ करने की ज़रूरत है, नॉर्मल, फिर ये क्या होगा बताइए 45 डिग्री, फिर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये ऐसे आएगा, फिर नॉर्मल इंसिडेंट करेगा, फिर क्या होगा, नॉर्मली चले जाएगी।
दैट इज लाइट ऐसे जा रही है, लाइट वापस ऐसे आ गई, तो कितना डिग्री का रोटेशन हुआ, 180 डिग्री का। बहुत सिंपल है। तो अंदर में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, और पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। आई थिंक ये समझ आया होगा। ये थी कहानी किसकी, रोटेशन ऑफ लाइट रेज यूजिंग डिफरेंट प्रिज्म्स। ओके, वैसे मैंने यहाँ पे दोनों राइट एंगल प्रिज्म लिया है, ठीक है, यहाँ पे इक्विलैटरल प्रिज्म लेके किया है, कोई बात नहीं, बन गया हमारा। इक्विलैटरल प्रिज्म का मतलब तीनों एंगल सेम होगा, दैट इज हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, तो एंगल ऑफ प्रिज्म की भी कितना होगा, 60 डिग्री। एग्जाम्पल से करा दे रहे हैं, उतार लें इसको, 1 2 3। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है लाइट रे इंसिडेंट्स ऑन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब हर एक एंगल का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो 60 डिग्री हो गया। विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो इंसिडेंट करा ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 30 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मांगा। इमर्जेंट लाइट रे इफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द सेकंड सर्फेस 70 डिग्री, दैट इज ई कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। तो डेविएशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा आई प्लस ई माइनस ए। डेविएशन मांगा है, आई कितना, 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म चूंकि इक्विलैटरल है 60 डिग्री, सदर 100 में कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो डेविएट कितना कर जाएगी, 40 डिग्री। ये ऐसे जाएगी, ये जाना ऐसे चाहिए था, ठीक है ना, ऐसे जाके फिर ऐसे आएगा, ये जो डेविएशन होगा ये कितना डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। बहुत इजी है, उतार लें। चलिए मिटा दूं। नेक्स्ट लिखिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या टॉपिक होगा हमारा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब लाइट का डिस्पर्शन में क्या होगा, हमको विबग्योर के बारे में समझना है। किसके बारे में, विबग्योर के बारे में, ठीक है। क्या होता है कि अगर आप एक ही मीडियम में हैं और अलग अलग कलर की बात करें तो विबग्योर में आप देखेंगे, मैंने बताया था कि वेव कुछ इस तरह का होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, वेव लेंथ, जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड, जो स्पीड ऑफ वेव होगा वो वेव लेंथ बटे टाइम पीरियड, डिस्टेंस बटे टाइम। और टी टाइम में एक चक्कर काटेगा तो एक में कितना होगा, 1/t, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो v बराबर लैम्डा इंटू 1/t लिख सकते हैं, v बराबर लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग जब वेव की बात करेंगे तो स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है मीडियम चेंज होने से, बट वेवलेंथ चेंज होता है, ये पहले ही लेक्चर में मैंने बता दिया। तो स्पीड चेंज होगा। तो जब वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं, वायलेट टू रेड, तो वेवलेंथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जब वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो आपने मेरा फार्मूला सब पढ़ा होगा, मैंने बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, जिसका निकालेंगे उसमें स्पीड लाइट का क्या होगा, नीचे होगा, ऊपर क्या होगा, v1, और v1 बटे v2 क्या आएगा, लैम्डा 1 इंटू f1 लैम्डा 2 इंटू f2, f तो कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। ये आपका आएगा। अगर मैं इसको लिखूं n2 बटे n1 तो इसको लिख सकता हूँ ये वाला, यही आएगा आपका n2 बटे n1। मैं बता चुका हूँ, आप फर्स्ट लेक्चर जाके देखें, मैं इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, सॉरी वेवलेंथ बढ़ेगा, देखिए दोनों का रेसिप्रोकल है, क्या है ये, रेसिप्रोकल है, 2 2 1 1, दैट इज लैम्डा बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या इंप्लाई कर रहा है, घटेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटने का मतलब ये है कि जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना कम डेविएट होगा, उतना कम डेविएट होगा। तो सबसे कम डेविएट कौन होगा, रेड सबसे कम डेविएट होगा, रेड सबसे कम डेविएट होगा।
जो सबसे ज़्यादा डेविएट होगा वो कौन है? वॉयलेट। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगी। तो एक ही मीडियम में अलग अलग कलर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, मतलब वो सबसे कम डेविएट होगा। तो एक ही मीडियम में सबसे ज़्यादा कौन डेविएट होगा बताएं? वॉयलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होगा। ये जो डेविएशन होने की वजह से अलग अलग कलर्स अलग अलग हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अगर एक साथ देखें तो क्या हो जाएगा? एक साथ वाइट नज़र आता है। एक साथ क्या नज़र आता है? वाइट। तो आप क्या समझे बताइए कि अगर हम बात करें वॉयलेट से रेड की तरफ जाएं तो वेवलेंथ बढ़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है और डेविएशन घटता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे दो मीडियम की बात करें और क्रिटिकली एनालिसिस करें और ये एयर से मान लो किसी मीडियम में आ रहा है, एयर है और किसी दूसरे मीडियम में आ रहा है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी है। ठीक है, अब ये लाइट जब आएगी, ठीक, अब तो हम लोग ये मानते थे कि सब चली गई मतलब वाइट मानते थे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो देखें। ये एंगल ऑफ आपका इंसिडेंस है, ये जाना चाहिए तो सीधे, इतना बढ़िया फिगर नहीं बन रहा है। ठीक है, ये सीधे न जाके क्या होगा? थोड़ा डेविएट होगा। लेकिन कौन सबसे कम डेविएट होगा? रेड सबसे कम डेविएट, रेड आएगा पहले। और सबसे ज़्यादा डेविएट कौन होगा बताइए? सबसे ज़्यादा वॉयलेट। तो इस तरह से हमारा वॉयलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे कम डेविएट कौन हुआ? ये डेविएशन किसका? रेड का। और ये डेविएशन किसका बताइए? वॉयलेट का। तो इतना डेविएट हो गया, डेविएशन रेड का, डेविएशन वॉयलेट का। क्लियर है? आप एक बात समझ गए कि इस तरह से हमारा सबसे ज़्यादा डेविएट कौन होगा? वॉयलेट। उससे कम डेविएट कौन होगा? इंडिगो। उससे कम कौन होगा? ब्लू। उससे कम कौन होगा? ग्रीन। उससे कम होगा कौन? येलो। उससे कम को ऑरेंज। उससे कम रेड। तो वॉयलेट सबसे नज़दीक जाता है किसका? नॉर्मल का, जो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। इसमें एक बात आती है, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर डिस्पर्जन। ये लिख लें, एंगुलर डिस्पर्जन किसको बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं, डेविएशन सबसे ज़्यादा माइनस डेविएशन सबसे कम। द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट डेविएशन एंड लोएस्ट डेविएशन, मिनिमम और मैक्सिमम डेविएशन का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्जन। तो ठीक है, लाइट रे जब किसी मीडियम में जाती है, व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस बाउंड्री इट स्कैटर्स इनटू डिफरेंट कलर्स एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, और एंगुलर डिस्पर्जन क्या है? डेल वी माइनस डेल आर या डी वी माइनस डी आर। बहुत सिंपल सी बात है। ये अलग अलग कलर्स में छितर जाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बहुत सिंपल सी बात है, आपने समझा होगा। नेक्स्ट है हमारा स्पेक्ट्रम। द विजिबल लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, वही विबग्यो, और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ दीज 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। रेनबो की बात करें तो रेनबो में भी क्या होता है? रेनबो भी आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल का ही तो बना हुआ है, वाटर का बनता है। ठीक है, वाटर का जो ड्रॉपलेट है उसमें दो तरह के रेनबोज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके अंदर अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार होगा तो वो प्राइमरी रेनबो होगा, 2 बार होगा तो सेकेंडरी रेनबो होगा। तो रेनबो में भी आपका इसका जिक्र है। द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। इसमें भी डिस्पर्सन होता है। When sunlight falls on water droplets, light undergoes dispersion. Water droplets acts as a dispersive medium. Sometimes two rainbows appear together. The inner rainbow is called primary rainbow and the outer rainbow is called secondary rainbow. The primary rainbow is narrower and brighter than the secondary rainbow. हो गया। नेक्स्ट आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है कि लाइट जब किसी माइन्यूट पार्टिकल्स में आके पड़ता है तो उसमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कलर्स मतलब स्कैटर हो जाता है लाइट, तो उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों नज़र आता है? क्योंकि स्कैटर होके द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू ड्यू टू डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग। ठीक है, डिस्पर्जन मतलब वो बहुत सारे कलर्स में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब विबग्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन हो गया आता है हमारी आंखों में? ब्लू, जिसकी वजह से हमको स्काई ब्लू। व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर इट अंडरगोस रिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन आर द अदर कलर्स बाय एयर मॉलिक्यूल्स, हेंस द स्काई अपीयर्स ब्लू। ओके,
आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। मुझे लगता है कि अगर समझ आई होगी तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखेंगे कि आपको कैसा समझ आया, और आपको समझ आया हो तो शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा हूँ कि 40% ऐसे बच्चे हैं जो देखते हैं, 30 से 40% बच्चे ऐसे हैं जो देखते ज़रूर हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, आप ना करें अगर आपको पसंद नहीं आए तो, लेकिन पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपका बहुत ज़्यादा कुछ लॉस होने वाला नहीं है। एजुकेशनल चैनल है, इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें ही आपको मिलेंगी, इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब करें और अच्छी चीज़ें देखने की कोशिश करें। ओके, आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों। अल्लाह हाफिज़।